हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज ही इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आज हम अर्थव्यवस्था की नेक्स्ट चैप्टर बजट पे चर्चा करेंगे। बजट, जिसे जनरली संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है, ये आने वाले 13 जून को यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक टारगेट यूपीपीसीएस बैच चला रहा है और समय दर समय क्रमवार तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, साइंस और करंट अफेयर की लेक्चर्स आपको इसके प्लेलिस्ट में मिलेगी, जो आपके तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करेगी। इसीलिए आज ही आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक। अर्थव्यवस्था के पुराने लेक्चर्स में हमने आर्थिक समीक्षा की बात की थी। आज हम बजट की बात करेंगे। बजट, जिसे बजट क्या है? भारत के अर्थव्यवस्था में बजट का मूल योगदान देश के सरकार को चलाने के लिए जो जितनी भी योजनाएं हैं, विकास के कार्यक्रम हैं, इनको रन कराने के लिए एक रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। जिस तरह से घर को चलाने के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत है, तो ये एक मोटा मोटी एक आमदनी और व्यय का विवरण है। ठीक। सरकार की आय और व्यय का विवरण ही बजट कहलाता है। आय और व्यय का विवरण। ठीक। अर्थव्यवस्था में बजट की प्रक्रिया जितनी इजी दिखती है उतनी इजी है नहीं। बजट को तैयार करना एक लंबी प्रक्रिया का प्रारूप है, जिसमें कि मुख्य भूमिका वित्त मंत्रालय की होती है। बजट के पहले, बजट तैयार करने के पहले जितनी भी उद्योग संगठन हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, किसान संगठन हैं, कॉमर्शियल यूनियन, ट्रेड यूनियंस, इन सभी के साथ स्टेट जितने भी गवर्नमेंट के जो स्टेट्स हैं इस भारत के संघीय राज्य में, इन सभी स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ भी बैठकें होती हैं और फाइनली जो निष्कर्ष निकलता है, इन सभी हितधारकों के परामर्श के बाद तब बजट तैयार होता है। कैसे बनता है बजट? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बजट कैसे बनता है। कैसे बनता है बजट? बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा में इसको ब्रोजेट कहा जाता है। बजट का मतलब चमड़े की थैली। ठीक। और संविधान में बजट का कोई उल्लेख नहीं है। तो अगर बजट की बात कहा जाए तो बजट किसका है? फ्रेंच भाषा का शब्द है और संविधान में बजट का कोई उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। तब किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक। ये एक सरकारी दस्तावेज है वित्त मंत्रालय का, जिसमें कि सरकार आने वाले वर्ष में किन किन योजनाओं पे, किन किन सामाजिक वेलफेयर कार्यक्रम पे और साथ में कौन कौन सी नई अवसंरचना की इकाइयों के लिए
इन मदों में कितना खर्च करेगी और इन ग्रांट्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करती है। सामान्यतः इसमें 3 साल तक के आंकड़े होते हैं, ठीक, और इसमें साथ में पिछले साल का भी ब्यौरा इसमें समाहित होता है वार्षिक वित्तीय विवरण में। ये जो केंद्रीय बजट है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आम बजट कहा जाता है, केंद्रीय बजट, इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 में किया गया है। आर्टिकल 112 में क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए संसद के दोनों सदनों में, पार्लियामेंट के दोनों सदन में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्राक्कलित, जो शेड्यूल्ड हैं, जो आने वाले समय में जो खर्चे हैं और साथ में जो मतलब जो व्यय हैं, खर्च हैं, और साथ में जो रेवेन्यू, जो आमदनी है, उनके बारे में एक स्टेटमेंट रखेगी, ठीक। मतलब कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद, राष्ट्रपति के अनुमोदन से एक वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों पटल पे, दोनों सदन में प्राक्कलित व्यय और आमदनी के लिए जो स्टेटमेंट रखा जाता है, उसी को बजट कहते हैं। ये टोटल एक बजट की बात हुई, बजट की रूपरेखा की बात हुई कि बजट कैसे बनता है, बजट है क्या, वास्तविक में बजट हम जिसको कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो क्या है। मुख्य तौर पे अगर बजट में शामिल दस्तावेज की बात किया जाए तो मुख्य तौर पे बजट में 7 दस्तावेज शामिल होते हैं। बजट में शामिल दस्तावेज, बजट में 7 दस्तावेज शामिल होते हैं। ये कौन कौन से दस्तावेज होते हैं? जैसे कि बजट में जो व्यय करना है, बजट में जो आमदनी है, बजट का जो भाषण है, वित्त की विधेयक है, बजट का सार है, तो ये सभी चीज़ों को, और वित्तीय कथन है, वार्षिक वित्तीय कथन, ये सभी दस्तावेज बजट में शामिल होते हैं। टोटल कितने दस्तावेज होते हैं? 7 दस्तावेज शामिल होते हैं। और जो बजट में डॉक्यूमेंट्स हैं, अब बात करते हैं बजट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। देखिए, बजट में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका अपना एक कलर कोड होता है। पहले, अब की बार जो बजट है वो डिजिटली फॉर्म में लॉन्च किया गया है। इसके पहले जो बजट्स थे, ये आज के दौर में भी जो बजट हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाते हैं, वो एक फिजिकल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दिया जाता है। उनका अपना एक कलर कोड होता है। वो कलर कोड क्या इंडिकेट करता है, ये हमें जानना चाहिए जनरली जानकारी के लिए। जैसे जो वित्त मंत्री का भाषण है वो हल्के ब्लू कलर का होता है, हल्के नीले कलर का होता है। बजट में जो आमदनी है वो गेरुआ कलर का होता है। बजट में जो व्यय है वो पीले रंग का होता है, जो खर्च है वो पीले रंग का होता है। और साथ में बजट का जो वित्त विधेयक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सफ़ेद रंग का होता है। आम नागरिक के लिए जो सबसे मुख्य बिंदु है वो है एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम। ये क्या होता है? इसमें टैक्स के स्ट्रक्चर की बात होती है कि कौन कौन सा टैक्स कैसे कैसे लगेगा, जो आम आदमी के जीवन को डायरेक्टली प्रभावित करता है। और टैक्स से जुड़े जितनी भी बातें होती हैं वो इसी में होती हैं, ठीक। और ये गुलाबी रंग का होता है, वर्तमान में गाढ़े गुलाबी कलर का ये
है। बजट का वित्त मंत्री का जो बजट का भाषण है, ये तो हमारे डॉक्यूमेंट की जनरल बात हुई कि जो बजट का आपका डॉक्यूमेंट है वो एक कलर कोड पे बेस्ड होता है, और वो कलर कोड डिफरेंट कलर कोड पे जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो व्यय का डॉक्यूमेंट है, चाहे वो खर्च का, चाहे वो आमदनी का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, चाहे बजट के भाषण का मुख्य जो डॉक्यूमेंट है हल्के ब्लू कलर का, या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्त का जो विधेयक है उसका जो डॉक्यूमेंट है, ठीक। और साथ में जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम है, मतलब जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर की बात होती है जो आम आदमी की ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करता है, जो कि पिंक कलर का होता है, आजकल गाढ़े गुलाबी कलर का, गहरे गुलाबी कलर का है, ठीक। तो ये बजट के डॉक्यूमेंट्स की बात हुई कि बजट में कैसे कैसे डॉक्यूमेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं बजट के भाषण की। बजट की भाषण, वित्त मंत्री संसद में बजट की बातों को रखने के लिए स्पीच के तौर पे लोकसभा में इसको रखते हैं। बजट के भाषण में मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट ए में ये बताया जाता है कि हर सेक्टर में किस सेक्टर में कितना आवंटन किया गया है, ये सरकार की नई योजनाओं को बताता है, साथ में साथ सरकार के नीतिगत दृष्टिकोण के बारे में भी बताता है, ठीक। इसको मिटा देते हैं। जो बजट का भाषण है वो मुख्यतः इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट ए में जो डिफरेंट मंत्रालयों के जो विकास की योजनाएं हैं, ठीक, और उन विकास की योजनाओं में जो इनको मदों में जो डिफरेंट खर्चे करने हैं उसके बारे में चर्चा होती है। इससे सरकार का नीतिगत दृष्टिकोण प्रकाश में आता है, ठीक, पार्ट ए में। जबकि पार्ट बी ये सरकार के खर्च के साथ इसमें मुख्यतः टैक्स से जुड़े प्रस्ताव की बात की जाती है, टैक्स से जुड़े प्रस्ताव, ठीक। तो ये हुआ बजट का भाषण। सन 2000 तक बजट को अंग्रेजी काल से औपनिवेशिक काल से आज तक शाम के 5 बजे रखा जाता था लोकसभा के पटल पे। सन 2000 तक शाम के 5 बजे तक इसको लोकसभा में रखते थे। 2001 में पहली बार जब एनडीए गवर्नमेंट की सरकार थी, तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने इसको प्रातःकाल 1 बजे 11 AM पे संसद के पटल पे रखा। और 2017 से 1 फरवरी से बजट पब्लिश किए जाने लगा, ठीक। पहले बजट 1 मार्च को आता था, अब ये बजट 1 फरवरी को 2017 से आने लगा, ठीक। अब हम बात करते हैं बजट पेश करना। जो बजट है उसको पेश करने में क्या क्या प्रक्रिया से ये गुजरता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक। इसको तो हमने जाना बजट क्या है, जनरली सरकारी आय और व्यय का लेखा जोखा है, ये कैसे बनता है इसके बारे में हमने चर्चा किया। बजट में क्या क्या दस्तावेज शामिल होते हैं इनके बारे में चर्चा किया, और बजट में क्यों डॉक्यूमेंट्स जो कि कलर कोड पे बेस्ड होते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है, ये बारे हमने जाना। बजट भाषण जो कि 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होता है, और पार्ट बी मुख्यतः टैक्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जबकि पार्ट ए डिफरेंट मंत्रालयों के लिए जो योजनाएं हैं, भविष्य में जो योजनाएं हैं या उनको जो खर्चे के लिए जो मद की आवश्यकता है, जो ग्रांट्स चाहिए, उसके बारे में बताता है, जिससे सरकार का नीतिगत दृष्टिकोण पता चलता है। सन 2000 में सन 2005-2000 तक शाम के 5 बजे बजट को पेश किया जाता था। सन 2001 में एनडीए गवर्नमेंट में
तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसको प्रातःकाल 11 बजे से पेश करने लगे और 2017 से ये 1 फरवरी को पब्लिश किया जाने लगा। ठीक, बजट पेश करना, जनरली हम बात करते हैं तो बजट को संसद में लाने से पहले सबसे पहले बजट का भाषण वित्त मंत्री के द्वारा संसद के पटल पे रखा जाता है। ठीक, और इस पे चर्चा की जाती है। जो भी इसमें जो पॉइंट्स होते हैं, जो इंक्लूडिंग डिफरेंट योजनाओं के लिए, जितने डिफरेंट मंत्रालयों के लिए जो भी चीज़ें रखी जाती हैं, जो प्रस्ताव रखे जाते हैं, उन पे चर्चा किया जाता है, इन नीतिगत प्रस्तावों पे। तो सबसे पहले तो जो बजट का भाषण वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है, इसमें चर्चा की जाती है उन सभी प्रस्तावों की, उन सभी नीतिगत प्रस्तावों की जो कि मंत्रालयों द्वारा अपेक्षित है। इसके बाद संसद को कुछ दिन के लिए संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है और डिफरेंट मंत्रालयों के खर्चों के लिए जो असेसमेंट लाया गया है, इसके बारे में विभागों की स्थायी समितियों को भेज दिया जाता है। विभागों की स्थायी समितियां इन मंत्रालयों के खर्च का अध्ययन करती हैं और इनको जो खर्च हैं, जो ग्रांट्स दिया जाता है, इसे कहते हैं अनुदान की मांग। ठीक है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब संसद स्थगित कर दिया गया, उसके बाद स्थायी समितियां इन मंत्रालयों के ग्रांट्स के बारे में चर्चा करेंगी। देन फाइनली इसे हम क्या कहते हैं, डिमांड्स ऑफ ग्रांट, अनुदान की मांग। इसकी रिपोर्ट आने पर मंत्रालय इन अनुदान मांगों पर अलग अलग चर्चा करता है संसद में। ठीक, जब ये अनुदान की मांग संसद में फिर ये रिपोर्ट आ गई, तो डिफरेंट मंत्रालय की अनुदान की मांग को सेपरेट इनके बारे में चर्चा किया जाता है और चर्चा के साथ इनके क्या किया जाता है, वोटिंग की जाती है। फाइनली इन सभी अनुदान मांगों को बजट पास होने के अंतिम तिथि तक जिस मिनिस्ट्री के अनुदान मांग पे चर्चा नहीं किया गया है, उन सभी को लास्ट डेट तक एक साथ समाहित करते वोटिंग करवा ली जाती है। ठीक, ये पूरा बजट पेश करने का एक प्रक्रिया है कि जो भी बजट आप भाषण के दौरान आप देखते हैं, उन पे चर्चा किया जाता है, इन सभी प्रस्तावों पे, इन पे नीतिगत कार्रवाई के। देन संसद को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। फाइनली ये स्थायी विभागों की स्थायी समितियों को भेजा जाता है। वहाँ पे इन सभी मंत्रालयों के जो खर्चे हैं उनका सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन किया जाता है, जिसमें ये पता चलता है कि हाँ, ये खर्च में कोई कटौती नहीं की जा सकती है या ये असेसमेंट यूजफुल है। देन फाइनली डिमांड ऑफ ग्रांट या अनुदान की मांग को संसद में रखा जाता है और डिफरेंट मिनिस्ट्री के जो मांग पे चर्चा और वोटिंग होती है। फाइनली कुछ जो जिन मुद्दों पे चर्चा नहीं होती उसको लास्ट डेट तक एक साथ वोटिंग करा ली जाती है। ठीक, इसके बाद इन सभी अनुदान मांगों को एप्रोप्रिएशन बिल में समाहित कर दिया जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल में समाहित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI, भारत का संचित निधि, भारत के संचित निधि से अगर कोई भी धन निकालना है तो उसके लिए इन सभी अनुदान मांगों को एप्रोप्रिएशन बिल में शामिल करना, समाहित करना जरूरी है। तभी ये संसद में पारित होगा और फाइनली भारत के संचित निधि से फंड निकलेगा। टोटल बजट क्या है
कि जो भी आमदनी आई वो संचित निधि में गई और संचित निधि से फिर एज पर रिक्वायर्ड इसको खर्च को निकालने के लिए हम इसके लिए वोटिंग करते हैं और संसद की अनुमति से ये निकल जाता है। ठीक, यही प्रक्रिया बजट में की जाती है और अंत में एकदम फाइनली फाइनेंशियल बिल पे वोटिंग की जाती है। लास्ट में अगर वोटिंग की जाती है तो किस पे की जाती है? अंत में फाइनेंशियल बिल। ठीक, फाइनेंशियल बिल पारित हो गया और फाइनली बजट प्रक्रिया समाप्त हो गई। ये पूरा बजट पेश करने का एक सिस्टम है। देखिए, बजट पेश करने के लिए टोटल लास्ट मैक्सिमम 75 दिन, मतलब जिस दिन से बजट पेश किया गया और जिस लास्ट डेट तक बजट को पारित कर लेना है, इसके बीच की जो समय दूरी है वो है 75 दिन। 75 दिन में बजट को आपको पारित कर लेना है। जनरली कर और खर्च से संबंधित सभी मुद्दों पे जो मुख्य डिसीजन लेता है वो कौन लेता है? वो लेता है लोकसभा। साथ में राज्यसभा का भी अपना योगदान है, पर राज्यसभा केवल और केवल सिफारिशें कर सकता है। इन सिफारिशों को माने या ना माने ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये सिफारिशें अगर राज्यसभा में कोई बजट आया, मैक्सिमम 14 दिन तक ये यहाँ रुक सकता है। उसके बाद इसे लोकसभा में भेजना अनिवार्य है। एक तरह से कहा जाए कि बजट को अगर जब लोकसभा से पारित हो जाता है तो ये समझा जा सकता है कि ये राज्यसभा से भी पारित हो गया। एक 14 दिन की एक प्रक्रिया है जिसमें इन पे सिफारिशों को, सजेशंस को मांगा जाता है और इन सिफारिशों को मानने या न मानने के लिए मतलब कोई कानूनी बाध्यकारी नहीं है। सरकार इसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक, तो ये पहली बात हुई कि ये पूरी बजट प्रक्रिया कैसे पेश हुई, कैसे पास हुई। बजट का मकसद क्या है? मुख्य उद्देश्य जो हम लोग बार बार हर साल दर साल बजट का जो पढ़ते हैं उसका मकसद क्या है? बजट का मकसद है विकास को गति देना और सरकारी खर्चों को कंट्रोल करना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बजट पेश होते हैं, इन बजट का मकसद क्या है, तो बजट का मकसद क्या है? जो विकास कार्य हैं उनको गति देना है, साथ में जो खर्च हैं उनको क्या करना है? कम करना है, उनको कंट्रोल करना है। ये बजट का मकसद है। ठीक, इसको मिटा दिया जाए। बजट बनाने की प्रक्रिया है क्या? जो बजट हमने बताया पेश किया जाता है। अब बजट बनता कैसा है? बजट बनने की प्रक्रिया। ठीक, देखिए, बजट बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले इसमें जो एजेंसी इन्वॉल्व होती हैं उनमें है जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कुछ मिनिस्ट्री हैं, साथ में इसमें नीति आयोग हैं, इन सभी का योगदान होता है। ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है, इसका बजट डिवीज़न इसके नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और ये एक गाइडलाइन जारी करता है। सरकार के डिफरेंट मंत्रालयों को ये गाइडलाइन जारी करता है, उनके जो वित्तीय सलाहकार हैं उनको, कि आपको आने वाले वित्तीय वर्ष में इस फला मंत्रालय में किन किन विकास योजनाओं के लिए किन किन मदों पे कितना खर्च की आवश्यकता है। जनरली बजट का जो काम है वो सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, सितंबर से बजट के लिए बारे में चर्चा स्टार्ट हो जाती है और जो वित्तीय सलाहकार हैं डिफरेंट विभागों के, जब उनके पास ऐसी चिट्ठी आती है तो वो इसका जवाब बना करके फाइनेंस मिनिस्टर को देते हैं और फिर इनकी मीटिंग होती है। इन मीटिंग्स में ये चर्चा किया जाता है, बैठक की जाती है जनरली अक्टूबर नवंबर तक, कि
आपको जो खर्च की ज़रूरत है वो कितनी है, या आने वाले समय में कितने खर्च की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस हिसाब से एक खाका तैयार हो जाता है कि फला मंत्रालय को इतने खर्च की, इतने रेवेन्यू की ज़रूरत है। दिसंबर तक में जितने संगठन हैं, चाहे वो व्यापार संगठन है, उद्योग संगठन है, सिविल सोसाइटी हैं, किसान संगठन हैं, FII हैं, राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठकें होती हैं और इस हिसाब से फाइनली बजट का प्रारूप एक खाका बन करके डेवलप होता है। ये बैठकें जनरली रायसीना हिल्स के नॉर्थ ब्लॉक में वित्त फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसेस में रेगुलर नियमित तौर पे होती हैं, जिसमें वित्त सचिव, राजस्व सचिव, केंद्रीय सीमा और उत्पाद शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष और वित्त मंत्रालय के डिफरेंट सचिव भाग लेते हैं। साथ ही इन नियमित बैठकों में इन आने वाले वर्ष में जितनी भी योजनागत खर्च हैं उनके बारे में सजेशन व्यय विभाग को भेजा जाता है और टैक्स के बारे में जो सुझाव है उसके बारे में सजेशंस को टैक्स रिसर्च यूनिट्स को भेजा जाता है। ठीक, तो मतलब बजट बनने की प्रक्रिया सितंबर से स्टार्ट हो गई, अक्टूबर नवंबर तक एक खाका बन गया, दिसंबर में फाइनली एक आफ्टर सजेशन ऑफ बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द डिफरेंट स्टेट एंड द सिविल सोसाइटी, फार्मर्स यूनियन, कॉमर्स यूनियन, ट्रेड यूनियंस एंड फाइनल एक रिजल्ट बनता है और इसी में जो खर्च हैं, खर्चों के बारे में व्यय विभाग को और टैक्स के बारे में जो सुझाव हैं, यहाँ बात करी जा रही है सुझाव की, उनको टैक्स रिसर्च यूनिट्स को भेजा जाता है। तो ये है बजट बनने की प्रक्रिया। फाइनल फेज ये आता है कि एक स्पीच तैयार होता है, बजट भाषण जिसे हम कहते हैं, और इसमें दृष्टिकोण ये होता है कि क्या सरकार का क्या दृष्टिकोण होगा। फाइनली जो बजट स्पीच होता है, इस बजट स्पीच में सरकार के दृष्टिकोण के बारे में पता चलता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार किस हिसाब से खर्चे करना चाहती है और एक फाइनली ब्लू शीट तैयार होता है, ब्लू प्रिंट तैयार होता है। ब्लू प्रिंट मतलब क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि जो बजट का भाषण है वो हल्के नीले रंग के डॉक्यूमेंट, उसका कलर कोड फिजिकल डॉक्यूमेंट का हल्का नीले कलर का होता है। पेश करने के दिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट जानिएगा कि पेश करने के दिन, पहले दिन तक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को छोड़ करके सरकार के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग सभी गवर्नमेंट के जितनी भी इकाइयां हैं, किसी को बजट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और सबसे पहले प्रेसिडेंट की अनुमति ली जाती है। इसको मिटा दें, मतलब मैं यहाँ ये बताया गया था कि 75 दिन का लिमिट होता है बजट को पेश होने से पास होने के बीच में। और कर और खर्च के बारे में हम लोकसभा में चर्चा कर लिए। राज्यसभा में 14 दिन तक इसको रखना है, 14 दिन तक लिमिट है। इस 14 दिन की उसके बाद ये जो राज्यसभा सिफारिश देती है, ये लोकसभा के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। और बजट का मकसद क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। देखिए, बजट जिस दिन पेश होता है उस दिन प्रेसिडेंट की अनुमति से ये पेश होगा, ठीक। और उसी दिन 10, जैसा हमने बताया कि 11 बजे सवेरे बजट पेश होता है, तो 10 बजे कैबिनेट की मीटिंग होती है। कैबिनेट की मीटिंग में कुछ बिंदुओं पे, बजट के कुछ बिंदुओं पे चर्चा होती है, सभी बातों पे प्रकाश नहीं डाला जाता है। और 11 बजे फाइनली लोकसभा में बजट को पेश कर दिया जाता है। ये टोटल बजट को पेश करने की प्रक्रिया बताएगी। रेल बजट, जैसा कि आप जानते हैं, जो रेल बजट है वो आम बजट के साथ, केंद्रीय बजट के साथ है ही पेश किया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? सन 2000, अगर रेल बजट का इतिहास देखा जाए तो उसके पहले आपको बजट का इतिहास देखना पड़ेगा। रेल बजट आम बजट के साथ शामिल करने के लिए
नीति आयोग के विवेक देवराय समिति ने एक रिपोर्ट दी कि अब औपनिवेशिक शासनकाल से चली आ रही प्रक्रिया को हटते हुए हम रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दें। ठीक है, सितंबर 2016 में ऐसा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। क्यों? क्योंकि तब तक रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 70% बजट का योगदान होने लगा, क्योंकि उस दौरान माल यातायात और साथ में पैसेंजर यातायात दोनों की डिपेंडेंसी ज़्यादातर रेल पे थी। और एक इसके लिए एक कमेटी बनी, उसे कहते हैं एकवर्थ कमेटी। सर विलियम एकवर्थ इस कमेटी के अध्यक्ष थे और ये 10 सदस्यीय जो कमेटी थी, इसमें 10 मेंबर्स थे। इसने ये कहा, चूंकि रेल पे बड़ा निवेश हो रहा है, तो ये बनी थी कमेटी 1921 में। और इस कमेटी ने ये कहा कि 1924 में से कि रेलवे के बजट के लिए एलोकेशन के लिए रेल बजट को आम बजट से अलग कर देना चाहिए। ठीक, ठीक। तो एकवर्थ कमेटी 1921 में बनी और इस कमेटी ने ये कहा कि 1924 से इस कमेटी के सजेशन के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। ठीक, 92 वर्ष का इतिहास, मतलब 1924 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2016-17 तक रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग पेश किया गया। ठीक, ये टोटल कितने साल तक चला? 92 वर्ष तक चला। देन फाइनली फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बजट में रेल बजट और आम बजट को मर्ज कर दिया गया। ठीक, बजट का इतिहास अगर देखेंगे तो बजट का इतिहास बजट को पेश करने का वायसराय कार्यकारिणी में श्रेय और इसको बनाने का श्रेय उस समय डिफरेंट विभागों के जो लेखा जोखा थे उनको एक साथ ही पेश किया जाता था। वायसराय के जो काउंसिल थी उसमें इसका श्रेय दिया जाता है जेम्स विल्सन को। सन 1860 में 18 फेब 1860 को फर्स्ट टाइम बजट पब्लिश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक, और बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले पहला अंतरिम सरकार का पहला जो बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया? इसको मिटा दिया जाए। रेल बजट के लिए विवेक देवराय कमेटी ने कहा है कि रेल बजट को आम बजट में ही मर्ज कर दिया जाए। ठीक, एकवर्थ कमेटी जो कि 1921 में बनी थी और इसका ये कहना है कि इसने कहा कि सर विलियम एकवर्थ के अध्यक्षता में कि रेलवे पे एक्सपेंसर बहुत ज़्यादा है, जिसके मद्देनज़र फाइनली औपनिवेशिक सरकार ने 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। ये प्रक्रिया 1924 से लेकर के 2016-17 तक चली, मतलब करीब 92 वर्ष तक चली। फाइनली 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में रेल बजट और आम बजट को मर्ज कर दिया गया। बजट के इतिहास की बात करते हैं तो वायसराय के कार्यकारिणी में फाइनली बजट का बनाने का श्रेय जेम्स विल्सन साहब को दिया जाता है, जो कि 18 फेब 1860 में पहला बजट पेश किया गया। बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर आज़ादी के पहले अगर बात किया जाए तो पहला रेल बजट किसने पेश किया? मुस्लिम लीग के सर लियाकत अली खान। मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान ने अंतिम सरकार का पहला बजट आज़ादी के पहले पेश किया।
आज़ादी के बाद पहला बजट भारत में पेश किया आर के शरमुगम शेट्टी ने। आर के शरमुगम शेट्टी ने। जॉन मथाई आज़ादी के बाद सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने 1950-51 जब योजना आयोग बना, इस फाइनेंशियल ईयर का बजट पेश किया। पहली बार जो चुनाव हुआ, मतलब फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट के वित्त मंत्री थे सीडी देशमुख। उन्होंने इस साल जो बजट पेश किया, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पहली चुनी गई सरकार के वित्त मंत्री कौन थे, सीडी देशमुख। ठीक, तो सीडी देशमुख साहब का जो नाम आता है वो यह है कि उन्होंने पहली चुनी सरकार का बजट पेश किया। ठीक, ये तो कुछ नाम है जो इंपॉर्टेंट को नोट भी करना चाहिए। लियाकत अली खां बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस आर के शरमुगम शेट्टी साहब, जॉन मथाई सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द 1950 to 51 एंड सीडी देशमुख पहले चुनी हुई सरकार के वित्त मंत्री थे जिन्होंने ये बजट पेश किया। पहले ये बजट जो था वो इंग्लिश में ही पब्लिश होता था, परंतु 1955-56 से इस बजट को हिंदी में भी पेश किया जाने लगा। ठीक है, तो 1955-56 से ये बजट क्या है लगा, हिंदी और इंग्लिश में, मतलब हिंदी में ये 1955-56 से पेश किया जाने लगा। 1964 और 68 में मोरारजी देसाई ने इसको अपने जन्मदिन के दिन पब्लिश किया था, और 1958 में पहली बार एज ए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने बजट को पेश किया था। इसके साथ 1970 में एज ए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बजट को पेश किया। ठीक है, ये भारत के इतिहास में एज महिला प्रधानमंत्री होने के नाते बजट पेश करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, तो वैसे बजट का इतिहास अगर देखा जाए तो बजट का इतिहास ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल से ही है। बजट का इतिहास हमारे यहाँ प्राचीन काल से है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बताया गया कि डिफरेंट विभाग में कैसे हमें खर्च करने हैं, कैसे विकास करनी है। ठीक है, तो ये जो नियमित इकाइयां हैं ये कार्य प्राचीन काल से चल रही हैं, परंतु जब फॉर्मल जो बजट सिस्टम है या जो वेस्टर्न बजट सिस्टम है भारत के औपनिवेशिक शासन में आने के बाद 1860 से ये प्रक्रिया शुरू हुई, और फाइनली 1924 में जब ये रेल बजट हुआ, और आज 2017 में फिर ये रेल बजट मर्ज हो गया। और अब जो बजट का प्रारूप है वो इस रूप में हमें दिख रहा है जैसा हमें आज सामने दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया बजट का इतिहास। अब हम बात करते हैं बजट के जो पार्ट होते हैं, मुख्य बिंदु पे आते हैं जो वर्तमान में, ये भी एग्जाम्पल्स, ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। इस हिसाब से आप जानें कि बजट है क्या, बजट कैसे बनता है, बजट बनाने की प्रक्रिया में क्या क्या संसद का क्या योगदान है, बजट वास्तव में संविधान में है भी कि नहीं है, आर्टिकल 112 क्या करता है, क्या बजट राष्ट्रपति के अनुमति से पेश किया जाता है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ही पेश कर दिया जाता है। बजट में बनाने में लोक संसद के दोनों सदन में लोकसभा और राज्यसभा की क्या योगदान है, बजट पास होने की एक अत्यधिक जो अवधि है वो कितनी हो सकती है। बजट बनाने की इन सभी प्रक्रिया में सरकार टैक्स अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए मुख्यतः टैक्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो खर्च हो रहे हैं, खर्च होने के साथ साथ सरकार को आमदनी भी चाहिए, इन आमदनी से ही सरकार खर्च करेगी। और इस टैक्स के स्ट्रक्चर को कैसे फॉर्म किया जाए, इसके लिए सरकार अपने टैक्स रिलेटेड सुझाव को टैक्स रिसर्च यूनिट को भेजती है बजट बनने के पहले।
डिफरेंट जो संगठनों हैं उनसे चर्चा करने के बाद अब फाइनली हमारे बजट का फॉर्मेट सामने आता है। जनरली अगर आप बजट देखेंगे तो बजट में आपको दो पार्ट दिखेंगे। एक तो पार्ट होता है आपका रेवेन्यू पार्ट, राजस्व, और दूसरा आपके पास पार्ट होता है कैपिटल पार्ट, पूंजी। कैपिटल एक है रेवेन्यू, मतलब राजस्व। अब ये राजस्व जो इनकम होती है, जो आय होती है, रेवेन्यू का इसमें आय भी है व्यय भी है। अगर इस आय में देखा जाए तो आय में दो मेन सोर्स हैं, एक है टैक्स और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब कर और गैर कर आय। टैक्स रेवेन्यू फर्दर डिवाइड हो सकता है डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ये आगे है, आगे हम लोग जो टैक्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल इसके बारे में चर्चा करेंगे। टैक्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, ये जनरली देखा जाता है। तो क्वेश्चंस आपके आते हैं तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि टैक्स में, अगर टैक्स में देखा जाए तो आपका योगदान सबसे ज़्यादा किसका है। जैसे सबसे ज़्यादा योगदान जीएसटी का है, ठीक है, दूसरा है आपका इनकम टैक्स का, तीसरा कॉर्पोरेट टैक्स जिसे हम क्या कहते हैं, निगम कर। जीएसटी में कितना योगदान है, कुछ पॉइंट्स के जो डाटा हैं उनको देखना जरूरी है। चौथा है एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स मतलब किसे क्या कहते हैं, इसको उत्पाद शुल्क। एंड फिफ्थ इज द कस्टम्स, आयात निर्यात पे जो टैक्स लगता है उस पे। ये जो है ये टैक्स का स्ट्रक्चर है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे जो टैक्स सरकार को जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो सबसे ज़्यादा योगदान जीएसटी का है। कितना था, करीब 6 लाख करोड़। दिसंबर 2020 में ये जो आंकड़ा था 6 लाख करोड़ का था। ठीक है, तो ये जनरली ये डिक्रीजेस फॉर्म में है, डिक्रीजेस क्रम में, घटते हुए क्रम में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जीएसटी, देन इनकम टैक्स, देन निगम कर, देन आपके एक्साइज टैक्स, उत्पाद कर, और फाइनली कस्टम। इससे जो सकल कर राजस्व आया, ये सभी से जो सकल कर राजस्व इससे जनरेट हुआ, सकल कर राजस्व, ग्रास रेवेन्यू टैक्स। ठीक है, ये जो जीआरटी है ये 22 लाख करोड़ जनरेट हुआ। ठीक, पर जितना टैक्स के द्वारा जितना फंड जनरेट हुआ, क्या पूरा का पूरा सरकार यूज कर लेगी? नहीं, सरकार इसमें से कुछ धन राज्यों को फाइनेंस कमीशन के सजेशन के हिसाब से, वित्त आयोग के सजेशन के हिसाब से, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है जिसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह जी। तो और फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल से बनता है, आर्टिकल, इसको नोट कीजिएगा। ठीक, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं आपके। तो फाइनेंस कमीशन के हिसाब से सरकार को राज्यों को भी कुछ अनुदान देना पड़ता है, साथ में आपदा प्रबंधन में, या फिर जो अचानक आपदाएं हुई जैसे कोरोना काल आया तो इसमें, इस इमरजेंसी में भी सरकार को फंड देना पड़ता है। तो ये फंड सब देने के बाद सरकार के पास जो नेट शुद्ध राजस्व बचता है वो बचता है 15 लाख करोड़। ठीक, मतलब बजट के दो हिस्से, एक राजस्व और एक पूंजी। राजस्व में भी जो राजस्व का जो आय है वो आय के लिए वो टैक्स पे डिपेंड करती है। एक तो टैक्स हो गया नॉन टैक्स।
टैक्स की अगर बात किया जाए तो टैक्स में डायरेक्ट टैक्स हैं और फिर एक इनडायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक। तो इन डायरेक्ट टैक्स में अगर देखा जाए, जो टैक्सेस में देखा जाए तो जीएसटी है, इनकम टैक्स है, निगम कर है, एक्साइज टैक्स है, कस्टम ड्यूटी टैक्स है। इन सभी ये सभी डिक्रीजेज ऑर्डर में है, मतलब सबसे ज़्यादा योगदान जीएसटी का, उसके बाद इनकम टैक्स का, ठीक। इन सभी से जो फंड सकल कर राजस्व जनरेट हुआ जीआरटी, ये था 22 लाख करोड़। और फाइनेंस कमीशन के सजेशन पे, जैसे कि राज्यों को जो अनुदान देना है या आपदा में जो अनुदान देना है, तब जो शुद्ध राजस्व बचता है उसे हम कहते हैं शुद्ध कर राजस्व। तो ये बचता है कितना, 15 लाख करोड़। इसको मिटा दिया जाए। मतलब जो सकल कर राजस्व है वो है 22 लाख करोड़। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स गवर्नमेंट को या फिर आपदा के प्रबंधन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में जब फंड दे दिया, देन फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना बचा, 15 लाख करोड़। और इसे क्या कहेंगे, नेट टैक्स रेवेन्यू, शुद्ध सकल कर, शुद्ध कर राजस्व, ठीक है। अब एक बात जानते होंगे, सेस और सरचार्ज। सरचार्ज किस पे लगाया जाता है? देखिए, अगर किसी के इनकम पे जितना टैक्स आया, मान लीजिए 1 लाख टैक्स उसको देना है, तो इस 1 लाख इनकम टैक्स पे उसे जो टैक्स देना पड़े उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सरचार्ज, ठीक। तो सरचार्ज भी लगाया गया है, और ये सरचार्ज किस पे लगाया गया, ऑन टैक्स पे, ठीक। और इसको कौन यूज करेगा, यूज कौन करेगा, केवल और केवल केंद्र सरकार यूज करेगी, राज्य सरकार इसको नहीं यूज करती है। ये भी कंटिजेंसी फंड में जाएगा। एंड दूसरी बात होती है सेस। सेस मतलब उपकर। ये क्या होता है, ये टैक्स, ये लगता है टैक्स पे और साथ में सरचार्ज पे, और इसको भी यूज करता है कौन, केंद्र सरकार। और ये लोक लेखा में जाता है, पब्लिक अकाउंट में। अब ये पूछेंगे क्यों केंद्र सरकार, देखिए केंद्र सरकार की अपनी भी योजनाएं हैं जो कि पूरे देश भर में उसे लागू करनी रहती है, तो उसको स्वयं की योजनाओं को लागू करने के लिए उसे भी रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। तो वो सेस के माध्यम से, उपकर के माध्यम से टैक्स प्लस सरचार्ज, मतलब जो इनकम टैक्स पे आपने ऑलरेडी टैक्स दिया उसे आप सरचार्ज कहेंगे, और इन दोनों पे सामूहिक रूप से जो आप टैक्स दे देंगे उसे आप सेस कहेंगे, ठीक। तो उसके माध्यम से भी सरकार रेवेन्यू जनरेट करती है। जनरली जो सेस और सरचार्ज का वर्तमान में रेट है वो ये स्पेसिफिक पर्पज से एलोकेट किए जाते हैं, और जिस पर्पज से ये एलोकेट किए जाते हैं उसी पर्पज से इनका खर्च निर्देशित होता है। जैसे कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स पे 4% हेल्थ एजुकेशन टैक्स है, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स है उस पे 4% हेल्थ एजुकेशन टैक्स, इसको क्या कहेंगे, सेस। %4, ठीक, वर्तमान में। दूसरी बात, जो इंपोर्ट, जो आयात कर रहे हैं उस पे हम कस्टम ड्यूटी लगाते हैं आयात निर्यात पे, और ये 10% कस्टम ड्यूटी लगाते हैं इंपोर्ट पे, ठीक, वर्तमान में। और इसका यूज किस में करते हैं, इसका यूज हम करते हैं सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में,
ये सरचार्ज है, ठीक। देन फाइनली जो हेल्थ डिवाइसेस इंपोर्ट किए जाते हैं, मेडिकल हेल्थ डिवाइसेस, मेडिकल हेल्थ डिवाइसेस जो इंपोर्ट किए जाते हैं, इन पे भी सरचार्ज लगाया जाता है। और ये सरचार्ज कितना है? 5%, सॉरी सेस, 5% सेस लगाया जाता है। इस 5% सेस का यूज क्या किया जाता है? जो आकांक्षी जिले हैं, जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जो बैकवर्ड एरिया हैं, उन सभी बैकवर्ड एरिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए आकांक्षी जिलों में 5% सेस लगाया जाता है, जो मेडिकल हेल्थ डिवाइसेस इंपोर्ट किए जाते हैं उन पे, ठीक है। ये चीज़ हो गई सेस। और साथ में 4% का जो सेस लगाया जाता है वो हेल्थ डायरेक्ट टैक्स पे, वो हेल्थ एजुकेशन में खर्च किया जाता है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को खर्च करने के लिए 10% कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है इंपोर्ट पे, ये एज ए सरचार्ज, ठीक। तो 10% कस्टम सरचार्ज लगाया जाता है। तो ये वर्तमान की स्थिति है। पर आज की स्थिति में जो न्यू टैक्स में ये क्या, एक AIDC, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, ये लगाया गया है। इसके बारे में जानना है, ठीक। ये अब तक था, पर न्यू बजट 2021 में AIDC, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, ठीक। मतलब कि कृषि अवसंरचना पे जो कृषि अवसंरचना विकास के लिए जो सेस लाया गया, इसके लिए जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू जुटाने के लिए सेस लगाया गया पेट्रोल डीजल के उत्पादन में, या फिर जो एग्री कमोडिटीज़ थे, ठीक, कृषिगत जो वस्तु व्यापार थे जो उनका आयात कर रहे थे उस पर, जो फर्टिलाइजर्स थे उन पे, साथ में जो प्रीशियस मेटल्स हैं जैसे सोना और जो कोल लिग्नाइट, इन पे जो सेस लगाया गया, इसके द्वारा ये जनरेट किया गया। मतलब AIDC को जनरेट करने के लिए हमने सेस किस किस पे लगाया है? जो पेट्रोल एंड डीजल के उत्पादन पे लगाया, ठीक। साथ में जो प्रीशियस मेटल हैं, सोना, ठीक, फर्टिलाइज़र, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, कृषिगत वस्तु, ठीक, इन सभी पे, और साथ में कोल लिग्नाइट, इन सभी पे हमने सेस लगा करके जो एक फंड एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कृषिगत अवसंरचना के लिए हमने लगाया है, ठीक है। जो टैक्स रेवेन्यू की हमने जो बात की है, इसमें हम मुख्य बिंदु आपको बता दें कि राजस्व जो आय हुआ है वो टोटल मोटा इस समय की कमी है, आज एक एग्जैक्ट फिगर बन जाए बस इसके लिए आपको बता रहे हैं। हमने आपको क्या बताया कि टोटल राजस्व कितना आया? 22 लाख करोड़। नेट कितना है? 15 लाख करोड़। ये है आपकी आय। और खर्च कितना हो रहा है सरकार का? खर्च हो रहा है 29 लाख करोड़। ठीक, ये जो 15 लाख करोड़ नेट टैक्स रेवेन्यू है, ठीक, ये तो टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स की बात कर रहे हैं। एक हमने आपको बताया नॉन टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है? देखिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे आरबीआई है, आरबीआई का जो लाभांश है, जो पब्लिक गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेस हैं या और भी जो औद्योगिक इकाई हैं, उनसे जो उनको लाभांश मिलता है। साथ में सरकार जो खरीद फरोख्त करती है, इसमें जो उसको लाभांश मिलता है। सरकार जो लोन्स देती हैं, उनमें जो उसको सरकार को जो ब्याज मिलता है वो। साथ
और सरकार को डिफरेंट वर्ल्ड बैंक, यूएस से या फिर यूरोपियन कंट्रीज से जो समय समय पे अनुदान मिलता रहता है, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में है और ये करीब करीब 2.1 लाख करोड़ के पास है। मतलब अगर आप देखेंगे 15 + 2.1 लाख करोड़ अप्रॉक्स 17 लाख करोड़ रुपया का रेवेन्यू सरकार को हो रहा है, ठीक। परंतु सरकार को एक्सपेंस कितना करना पड़ रहा है? 29 लाख करोड़। मतलब सरकार को घाटा हो रहा है। इस घाटे को हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, ठीक, रेवेन्यू डेफिसिट। और ये रेवेन्यू डेफिसिट अगर राजस्व घाटा देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? राजस्व घाटा 29 लाख करोड़ माइनस 17 लाख करोड़, तो ये करीब करीब आप देखेंगे तो 11 लाख करोड़ के अप्रॉक्स ये आएगा, ठीक। तो ये हमारा जो इस फाइनेंशियल ईयर में, वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में प्रोजेक्शन है कि हमारा जीडीपी का जो प्रोजेक्शन है वो कितना है? जीडीपी का प्रोजेक्शन वर्तमान फाइनेंशियल मतलब 2021-22 में ये है करीब करीब 222 लाख करोड़ का, ये है, ठीक। अगर इससे हम इसको डिवाइड कर दें तो जो हमारा राजस्व घाटा अगर जीडीपी के अनुपात में देखेंगे तो ये करीब करीब 5.1%, जीडीपी का 5.1% आप क्या आएगा? रेवेन्यू डेफिसिट आएगा, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक। ये है मतलब आपका जो राजस्व घाटा है वो होगा 5.1%। एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है प्रभावी राजस्व घाटा। लास्ट पॉइंट, प्रभावी राजस्व घाटा, ये क्या है? जिस हिसाब से एक तो बात कर लिए राजस्व घाटा की, जो हो गया आपका 5.1%। एक है प्रभावी राजस्व घाटा, यह है 4.1%। ये क्या कहता है? ये कहता है, देखिए चिदम्बरम साहब जब एज ए फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने उस काल में एक कॉन्सेप्ट आया कि हमें राजस्व घाटे को कम से कम दिखाने के लिए, क्योंकि जो रेवेन्यू जो हम खर्च कर रहे हैं वो रेवेन्यू खर्च साथ ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जनरेट कर रहा है, जैसे अस्पताल, पंचायत भवन, ठीक है, जो अवसंरचना, रेल, सड़क हैं, तो जो ये जो है एक तरह से कैपिटल का हमारा जनरेशन हो रहा है। तो ये हमारे खर्च में नहीं है, हम उसे ये कहते हैं कि दे आर द जनरेशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो इसमें करीब करीब ये देखा गया कि अगर 11 लाख करोड़ आपका राजस्व घाटा है, 11 लाख करोड़ का, तो इसमें 2 लाख करोड़ जो है वो कैपिटल में एक्सपेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं कैपिटल में एक्सपेंस हो रहा है। तो ये घाटे में नहीं है, ये आगे हमें काम आएगा। ये टोटल अगर इसका देखा जाए तो ये टोटल कितना हो जाएगा? करीब करीब अप्रॉक्स 9 लाख करोड़, 9 लाख करोड़। ये क्या है? प्रभावी राजस्व घाटा। और अगर इसको जीडीपी का जो प्रोजेक्शन है 2021-22 का 222 लाख करोड़ का, उससे अगर हम डिवाइड करके देखें तो अप्रॉक्स 4.1% ऑफ जीडीपी आएगा, ठीक है। मतलब जो टोटल आय है वो 22 लाख करोड़ की थी, जिसमें नेट आय टैक्स की बात कर रहे हैं वो 15 लाख करोड़ की थी। इसे कहते हैं शुद्ध कर राजस्व। खर्च सरकार का कितना हो रहा है? 29 लाख करोड़, ठीक। अब ये जो नॉन टैक्स आया, नॉन टैक्स भी आया 2.1 लाख करोड़। नॉन टैक्स मतलब आरबीआई का जो लाभांश है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाभांश है, लोन पे जो ब्याज मिल रहा है, जो ग्रांट मिल रही है, इससे क्या होगा? 2.1 लाख करोड़ रुपए का जनरेशन हुआ। तो अगर इसको 15 लाख करोड़ और 2.1 लाख करोड़ को अगर जोड़ दिया जाए तो 17 लाख करोड़ रुपए का सरकार को राजस्व मिलता है। परंतु सरकार का राजस्व जो खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है? 29 लाख करोड़। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 11 लाख करोड़ है, ठीक। परंतु फाइनेंशियल 2021-22 में अगर हम जीडीपी को प्रोजेक्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये 222 लाख करोड़ हमारा प्रोजेक्शन है।
और इसलिए अगर जीडीपी के टर्म में बात करते हैं तो राजस्व घाटा आपका कितना होता है 5.81%। प्रभावी राजस्व घाटा, क्योंकि डायरेक्ट केवल खर्च नहीं कर रहे हैं, इस खर्च का हम कुछ न कुछ कैपिटल भी जनरेट कर रहे हैं, तो अगर इसको हम घटा देंगे तो ये प्रभावी राजस्व घाटा कितना जा रहा है 9 लाख करोड़। ठीक, तो जीडीपी का 4.1%। ये डायरेक्ट देखिए, ये आपका क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, ये आपका क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, नॉन टैक्स में क्या क्या आता है ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, देन जीडीपी का प्रोजेक्शन कितना है ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये पूरे लेक्चर्स को आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, और आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम बजट के डिफरेंट बिंदुओं पे फिर से चर्चा करेंगे। ठीक, इसी अब आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। परीक्षा मंथन ऑफिशियल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।